हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ आपकी एजुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट कर आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज टुडे इज अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ लाइफ दैट यू ड्रीम। यानी कि आज आपके पास में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने सपनों की ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने आज मेहनत करी तो आने वाला कल जो है वो वही होगा जो आप चाहेंगे। लेकिन अगर आप आज आलस्य कर जाते हैं, आज आप चीज़ों को टाल जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, तो आने वाला कल भी आज के जैसा ही होगा, उसमें कुछ अलग नहीं होगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत आपको आज ही करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। दी रायसेना डायलॉग। अब आपको पता है हिंदुस्तान में भी एक कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ चीज़ होती है जिसमें बहुत सारे देशों के लोगों को हम मिनिस्टर्स को बुलाते हैं और बात करते हैं कुछ मुद्दों के ऊपर। लैक डाइवर्सिटी इन कॉन्वर्सेशंस ऑन फॉरेन पॉलिसी, तो उसे बोला जाता है रायसेना डायलॉग। तो रायसेना में जो इस वक्त मीटिंग हुई, रायसेना डायलॉग हुआ, वहाँ पे डाइवर्सिटी की कमी थी, यानी कि विविधता की कमी थी फॉरेन पॉलिसी को लेकर। जो भी वहाँ पे बातचीत हुई, कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, तो बातचीत जो भी हुई उसमें फॉरेन पॉलिसी की कमी थी। एट द 9th एडिशन, अब ये 9th एडिशन है, यानी कि 9वीं मीटिंग हुई है ऑफ एनुअल रायसेना डायलॉग, यानी कि 9 साल से ये हो रही है, 9 साल हुए हैं, 9 बारी ये मीटिंग हो चुकी है और ये एनुअल अफेयर है, यानी कि साल में एक बार होता है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर कॉल्ड इंडिया अ ब्रिजिंग पावर। तो उसमें इन्होंने, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उन्होंने हिंदुस्तान को एक ब्रिजिंग पावर का नाम दिया। ब्रिजिंग पावर मतलब बीच में जो एक दरार भरने की कोशिश करते हैं ना, एक बीच में गैप ब्रिज होता है, वैसा देश हमें बताया। अ कंट्री सीकिंग कॉमन ग्राउंड थ्रू अ मल्टी वेक्टर पॉलिसी, कि हम एक ऐसा देश हैं जो सबके लिए एक सतह चाहते हैं, एक समतल जगह चाहते हैं। यानी कि समतल जगह ऐसे नहीं मतलब कोई हम जमीन का टुकड़ा चाह रहे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए, कॉमन ग्राउंड होना चाहिए, कि हम सबका एक मत होना चाहिए किसी बात को लेके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यूक्रेन रशिया वॉर हो गया या फिर इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो गया, उसमें सभी देश जो हैं अलग अलग ओपिनियंस रख रहे हैं, बट टोटल जो ओवरऑल हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हमारा ये कंसर्न होना चाहिए कि इंसानों की जानों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है और बहुत ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हम उसके ऊपर चर्चा, कई देश हैं जो उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं और अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं जिनका शायद हमारे से कोई लेना देना भी नहीं है। ठीक है, तो हम उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करें। तो हम एक कॉमन ग्राउंड चाहते हैं, एक मल्टी वेक्टर पॉलिसी। यानी कि मल्टी वेक्टर पॉलिसी का मतलब क्या, वेक्टर मतलब क्या हुआ, दिशा। ठीक है, एक ऐसी स्पीड या जो भी चीज़, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें एक मैग्नीट्यूड भी है और दिशा भी है। ठीक है, तो हमें हर दिशा में सोचने वाली पॉलिसी चाहिए, हर दिशा में, हर टॉपिक के ऊपर हमें जानकारी हो, हमारे पास अवेयरनेस हो, हम उसके ऊपर बात कर सकें और वो जो हम बात करें वो कुछ वैल्यू भी रखे, जो हमारा ओपिनियन है वो कुछ वैल्यू भी रखे। ऐसा मल्टी डायरेक्शनल हमें पॉलिसी बनानी है। एंड प्लेइंग द रोल ऑफ अ विश्वमित्र और अ फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड, और हम दुनिया का एक विश्व मित्र हैं। विश्व मतलब दुनिया एंड मित्र मीन्स दोस्त, तो विश्व मित्र का रोल हम प्ले कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है फ्रेंड ऑफ द वर्ल्ड। सच लॉफ्टी एम्बिशंस आर वाई द कॉन्फ्रेंस। अब ऐसे जो बड़े हाई एलिवेटेड उच्च एम्बिशंस यानी कि महत्वाकांक्षाएं हैं, यही कारण है कि ये जो कॉन्फ्रेंस है लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा स्टार्ट की गई थी, एम्स टू एंगेज ग्लोबल लीडर्स ऑन बिग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन द वर्ल्ड। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी देश हैं, उनके जो लीडर्स हैं, हम उनको बड़े और चैलेंजिंग मसलों के ऊपर आमंत्रित करें, उनसे बातचीत करें, उनसे विचार विमर्श करें और कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर कायरियाकोस
मित्सोटाकिस, अगर मैंने कुछ नाम प्रोनाउंस करने में गलती करी होगी तो मुझे करेक्ट कर देना। तो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, हु इनॉग्रेटेड द इवेंट, जिन्होंने इस साल का जो इवेंट था उसको इनॉग्रेट करा। इनॉग्रेट करना मतलब शुभारंभ करना, उद्घाटन करना। स्पोक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सच एज द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उन्होंने जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, कनेक्टिविटी मतलब जोड़ना, तो जोड़ने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, आपको पता है एक चाइना भी एक कॉरिडोर बना रहा है, ठीक है, और एक हिंदुस्तान बना रहा है। वो क्या है? रोड रूट है, रोड से जाने वाली सड़क मार्ग है, हिंदुस्तान से लेके मिडिल ईस्ट और यूरोप का तक होते हुए, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ने बोला कि ऐसे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स बहुत एक सही कदम है, ये उन्होंने बोला। ग्लोबल गवर्नेंस, दुनिया भर में जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस मतलब जो शासन है। द इनइक्वालिटी एट द टॉप ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो टॉप लेवल पर, आपको पता है यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में 5-6 सदस्य, 7-8 ही हैं जो टॉप लेवल पर हैं और उन्हीं के पास में वीटो पावर है, उन्हीं की बात चलती है। तो ये जो इनइक्वालिटी है एंड द नीड फॉर रिफॉर्म वर डिस्कस्ड, और इसमें जो परिवर्तन की ज़रूरतें हैं, इसमें या और किन चीज़ों में जो परिवर्तन की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा की गई। India's rightful place at the high table of global decision making, अब इंडिया के जो एकदम सही जगह है, कहाँ पे? इस हाई लेवल की जो ग्लोबल डिस्कशन हो रही है, एक ऐसा टेबल जिसमें बहुत हाई लेवल के लोग बैठे हुए हैं, इंडिया की पोजीशन भी उसमें एकदम सही है। और एज मिस्टर जयशंकर पुट इट, या फिर जैसे मिस्टर जयशंकर ने कहा, टू बी अ प्लेयर रादर दैन अ प्लेइंग फील्ड, यानी कि हिंदुस्तान एक प्लेयर है, हिंदुस्तान भी उस मैदान में उतरा हुआ है, बजाय कि एक मैदान, समतल मैदान बनने के, ठीक है, जिसके ऊपर आके दुनिया के बाकी देश जो है वो खेल के जाएं, उसकी बजाय हम भी उसमें एक प्लेयर हैं। वॉज रेफर्ड टू रिपीटेडली, इसको बार बार जिक्र किया गया, एज was India's success in hosting the G20 last year, और साथ ही साथ इस चीज़ का भी बार बार जिक्र किया कि हमने पिछले साल जो G20 है वो कितने सक्सेसफुली हमने होस्ट किया था। आपको पता है G20 हिंदुस्तान में हुआ था पिछले साल, तो वो हमने कितने सक्सेसफुल तरीके से व्यवस्थित किया था, कितना अच्छा वहाँ पे। उससे पिछले जो G20 हुआ था उसमें कोई एक जॉइंट डिस्कशन नहीं हो पाया था, जॉइंट डायलॉग नहीं आ पाया था, पर यहाँ पे आ पाया, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए कामयाबी थी जिसके बारे में बार बार जिक्र किया गया। Due to the G20 foreign ministers meeting in Brazil, there was no senior ministerial presence from the P5 or major G7 or BRICS 10 countries. अब बोल रहे हैं कि इस मीटिंग में, यहाँ पे हिंदुस्तान में जो ये रायसीना डायलॉग हुआ, इसके अंदर क्योंकि इस वक्त ब्राज़ील में G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है, तो और साथ में P5 या G7 या ब्रिक्स देशों के तो अहम सदस्य यहाँ पे हासिल नहीं, आमंत्रित नहीं हो पाए, मतलब आमंत्रण उनको दिया था पर वो आ नहीं पाए, ठीक है। क्यों? क्योंकि G20 की मीटिंग चल रही है। अब G20 में भी सारे देश जा रहे हैं, वो भी एक ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डिस्कशन करने का बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग मिल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे कई सारे बड़े और प्रमुख नेता नहीं आ पाए। However, the large ministerial contingent from Central East and Eastern Europe बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कंटिजेंट मतलब क्या होता है? दत्था, समूह बोल रहे ना, वहाँ से फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ के मिनिस्टर्स का एक समूह जत्था आया है, तो वो जत्था क्या होता है? कंटिजेंट। बोल रहे हैं कि फिर भी एक बड़े पैमाने पे मिनिस्ट्रियों का जत्था आया था, कहाँ से? सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से, विच इंक्लूडेड ऑल मिनिस्टर्स ऑफ द बेल्टिक नॉर्डिक फोरम। बेल्टिक नॉर्डिक क्या है? एक जगह है, बेल्टिक और नॉर्डिक दोनों देशों के बीच का जो गठबंधन है, जो ये दोनों रीजन है, यहाँ के जो देश हैं उनके सारे बड़े मिनिस्टर्स आए हुए थे। enabled a new diplomatic outreach for the government that is seeking trade agreements and investment ties with this part of the Europe. तो हमारे पास एक मौका है कि ये जो बेल्टिक नॉर्डिक फोरम के या सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के जो मिनिस्टर्स आए हैं, हम इनके साथ में भी डिप्लोमेटिक आउटरीच रखें और
आउटरीच मतलब यहाँ पे भी हम अपनी डिप्लोमेटिक पहुंच पकड़ बनाए और नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बनाने हैं, इन्वेस्टमेंट टाइज करनी है, वो सब हम कर पाए इस यूरोप के इस पार्ट के साथ में, दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड बाय कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिकली, जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं बट फिर भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव है अगर हम इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशंस, जो एक बड़ा मसला रहा, बड़ा हिस्सा रहा इन कॉन्वर्सेशंस का, हाउएवर फोकस्ड ऑन ग्लोबल कन्फ्लिक्ट, वो ग्लोबल कन्फ्लिक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस था, विद द हेवी प्रेजेंस ऑफ द यूरोपियन डिग्नेटरीज टर्निंग द स्पॉटलाइट ऑन रशियन वॉर इन यूक्रेन, और जिसमें यूरोपियन जितने भी डिग्नेटरीज मतलब वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे यूरोप से आए हुए, उन्होंने ज़्यादातर ने अपनी ज़्यादा रोशनी किसके ऊपर डाली, रशिया वॉर इन यूक्रेन के ऊपर। एंड पैनल्स ऑन मिलिट्री एंड नेवल स्ट्रैटेजी कंसंट्रेटिंग ऑन द नीड टू हैंडल एन एग्रेसिव चाइना, और ये कहते हुए कि हमें कितना महत्वपूर्ण है मिलिट्री पैनल्स बनाना, नेवल स्ट्रैटेजी बनाना, जिसका अहम उद्देश्य ये जो तेजी से बढ़ने वाला चाइना है, विस्तार कर रहा चाइना है, उसको रोकना है। ठीक है, तो चाइना सिर्फ हमारे लिए चिंता नहीं बना हुआ, दूसरे देशों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। तो ये इस बात के ऊपर बहुत बड़ा हिस्सा कॉन्वर्सेशन का रहा। Unfortunately, these conversations did not strive for balance. बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इन कॉन्वर्सेशंस में, इन बातचीत में कोई भी बैलेंस की बात नहीं की गई, यानी कि एज नाइदर रशिया नॉर चाइना वॉज इन्वाइटेड, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पक्ष रखा गया है ना, जो उनके विरोध में है उन्होंने अपनी बात रखी। अब रशिया और चाइना तो मौजूद नहीं थे यहाँ पे, उनको बुलाया भी नहीं गया था, तो फिर वो अपनी बात कैसे रख सकते? ये तो बात वही होगी कि जो सामने मौजूद नहीं है, आरोप और गलती सारी उसकी है। ठीक है, अब वो भी अपनी बात रख सकते, वो भी अपना पक्ष रख पाते, तो हम बात करते कि हाँ भाई यहाँ पे एक बैलेंसिंग बात हुई है, दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखा है, तो और फिर कुछ निष्कर्ष निकला है। आप एक को ब्लेम करी जा रहे हो, तो साफ है कि आपने उसको दोषी बनाना ही है, वो मौजूद हो ना हो, वो अपनी बात रखे ना रखे, आपके नज़र में कोई मायने नहीं रखता। देयर वॉज मिनिमल प्रेजेंस फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, और उसके साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका और साउथ एशिया से भी बहुत थोड़े से देश ही प्रेजेंट थे, एक्सेप्टिंग नेपाल एंड भूटान, और साउथ एशिया में से नेपाल और भूटान को छोड़ के बाकी देश नहीं आए थे। A larger presence may have offered more variegated positions and thrown light on pressures they face from these conflicts. बोल रहे अगर ज़्यादा देश आते तो हमारे पास वैरायटी होती कि भाई आपका क्या मानना है, आपका क्या ओपिनियन है, इस चीज़ की वैरायटी होती, या फिर इस चीज़ की वैरायटी होती कि ये जो जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं इनकी वजह से इन देशों के ऊपर क्या, बाकी देशों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो इस बारे में हम ज़्यादा विस्तार से बात कर पाते हैं, हमारे पास ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती। Panels on democracy understandably steered clear of the vibrant debates within India on decline of freedoms. बोल रहे हैं जो डेमोक्रेसी के ऊपर पैनल बनाया गया था उसने भी बहुत ही सूझबूझ के साथ में क्या किया गया कि स्टीयर्ड क्लियर, यानी कि कहीं से दूर हट गए। किस चीज़ से दूर हट गए? वाइब्रेंट डिबेट्स विद इन इंडिया, जो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है कि हिंदुस्तान में आज़ादी जो है वो ख़त्म हो रही है, कम की जा रही है, उस बहस से वो बिल्कुल पल्ला झाड़ गए, साइड से बच के निकल गए। बट lack of non-governmental civil society organizations in the discourse produced a narrow view of the challenges that democracy faces worldwide. अब क्योंकि ये सारे जो हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थे, गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे, अब सरकार का मिनिस्टर कोई देखा है, कभी सुना है अपनी सरकार की बुराई करता है? नहीं ना करता। यहाँ पे क्योंकि नॉन गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, यानी कि गैर सरकारी संस्थाएं यहाँ पे मौजूद नहीं थी, इसलिए हमारा जो बातचीत का दायरा है वो नैरो हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं उनके ऊपर तो चर्चा करी नहीं,
क्योंकि कोई भी देश का राजा है या उसके मंत्री हैं वो तो ये बोलेंगे कि भाई हमारे देश में तो सब अच्छा है, हमारे देश में तो सब डेमोक्रेसी है। असल बात जो कि डेमोक्रेसी है या नहीं है या ख़त्म की जा रही है वो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बताएंगे ना कि भाई ये तो सरकारी बंदे ये तो ऐसे बोल रहे हैं बट असल में ऐसा कुछ है नहीं, वो बताएंगे। नोटेबली एब्सेंट वर कन्वर्सेशंस फोकसिंग ऑन इजरायली वॉर इन गाजा, और जाहिर तौर पे गाजा वॉर जो चल रहा है, इजराइल वॉर ऑन गाजा चल रहा है, उसके ऊपर भी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई, वो चर्चा भी इस पैनल का हिस्सा नहीं बन पाई। Such omissions not only mean a lack of diversity in conversations at India's premier forum, बोल रहे हैं ऐसी जो चीज़ें जिनको छोड़ दिया गया, omission मतलब किसी चीज़ को हटाना, तो ऐसी बातों को हटाना जिसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान के इतने प्रीमियर फोरम का, हिंदुस्तान के इतने बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो हुआ वो उस कॉन्वर्सेशन में डाइवर्सिटी नहीं थी, विविधता नहीं थी फॉर फॉरेन पॉलिसी थिंकिंग, बट दे ऑल्सो टेक समथिंग अवे फ्रॉम मिस्टर जयशंकर्स अदरवाइज साउंड ऑब्जर्वेशन। लेकिन कुछ और चीज़ थी जो मिस्टर जयशंकर अक्सर बहुत अच्छी और ज्ञान वाली बातें करते हैं, डिप्लोमेटिकली बहुत साउंड रहते हैं, यानी कि जायज़ और बहुत ही रिलायबल, भरोसेमंद रहते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशंस में से कुछ चीज़ गायब थी। दैट द रायसीना डायलॉग हैज़ बिकम द मेड इन इंडिया वर्जन ऑफ ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर, और वो ये था कि जो ये रायसीना डायलॉग है वो मेड इन इंडिया वर्जन है किसका, ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर का। ये बात कह पाना थोड़ा मुश्किल हो गया जयशंकर जी के लिए। ठीक है, तो ये था पैसेज। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज रिगार्डिंग द रायसीना डायलॉग। देखो, राइटर ने जगह जगह पे इस्तेमाल किया कि डाइवर्सिटी मिसिंग थी, ठीक है, टॉपिक्स को ओमिट किया गया, ओके, ओमिट किया गया। इसके अलावा उन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि यहाँ पे कुछ देश नहीं आए थे तो हमारा जो ओपिनियन है वो नैरोड था, क्योंकि हमें पता नहीं बाकी देशों का क्या नज़रिया है, ठीक है, नैरो ओपिनियन था। उसके बाद में बहुत बड़े बड़े जो देश थे G20 के, ब्रिक्स के, P5 के, G7 के, ये भी शामिल नहीं थे, इसलिए डाइवर्सिटी अगेन मिसिंग थी। तो ये सारी बातें जो हैं वो, और जो हमने बोला कि हिंदुस्तान में होने वाले जो फ्रीडम के ऊपर हानि है उसके से वो स्टीयर्ड आउट कर गए, यानी कि बच के निकल गए। तो ये सारे वर्ड्स क्या बताते हैं कि पैसेज की टोन जो है वो काफ़ी क्रिटिकल थी। उन्होंने बोला कि ये रायसीना डायलॉग जो है वो लगभग इनकम्प्लीट था, ठीक है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं थी, उसने अपने लोगों के अलग अलग ओपिनियंस नहीं सुने, आपने केवल अपना जो सरकारी तंत्र है उसकी बात कही और सुनी। तो दैट मीन्स ये ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, क्रिटिकल था, न्यूट्रल नहीं था, एंथुजियास्टिक नहीं था। ऑप्शन बी, क्रिटिकल, इज करेक्ट। What was one of the key themes discussed in the 9th edition of रायसीना Dialogue as mentioned in the passage? कि कौन सा मुख्य पहलू है, कौन सा मुख्य चीज़ है जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया। चलिए देखते हैं। द रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो हमने पूरे पैसेज में कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र नहीं सुना, तो दिस इज इनकरेक्ट। द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स सच एज इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ग्रीक प्राइम मिनिस्टर ने यही बात करी थी, ठीक है, तो यानी कि ये डिस्कशन हुआ था, तो ये पॉजिटिव है, ये पॉसिबिलिटी है। द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने बात नहीं करी। द चैलेंजेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके ऊपर भी हमने बात नहीं करी। सो ऑप्शन बी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, इज करेक्ट। According to the passage, what was one of the reasons for the lack of senior ministerial presence from the P5 or major G7 or BRICS 10 countries एट द रायसीना डायलॉग? बोल रहे हैं क्यों इन देशों के लोग नहीं आए, इन देशों के सदस्य नहीं आए। तो आपको पता है G20 मीटिंग चल रही है, तो उसकी वजह से उनके क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई, शेड्यूल नहीं बन पाया है ना। द कॉन्फ्रेंस वॉज नॉट कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट बाय दीज कंट्रीज, क्योंकि इन देशों के लिए कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण नहीं थी। ऐसा नहीं है, महत्वपूर्ण तो सारी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव तो भेज ही देते, चाहे प्राइम मिनिस्टर नहीं भेजते, प्रेसिडेंट नहीं भेजते, कोई मिनिस्टर भेज देते, बट भेजते जरूर, ठीक है। देयर वर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद अदर इंटरनेशनल इवेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। G20 समिट चल रहा है इस वक्त ब्राजील में, इसकी वजह से शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए।
According to the passage, why was there a lack of diversity in the conversations at the रायसीना डायलॉग? पैसेज के अनुसार विविधता क्यों नहीं थी रायसीना डायलॉग में? क्योंकि कई सारे बड़े और महत्वपूर्ण देश जो हैं वो प्रेजेंट नहीं थे. Because the conversations were limited to military and naval strategies. Incorrect है. Because there was a heavy presence of European dignitaries focusing on Russia war in Ukraine. क्योंकि ज़्यादातर यूरोपियन डिग्नेटरीज थे और वो केवल रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर चर्चा कर रहे थे. ऐसा नहीं है, बट हाँ, हमने केवल उनका ओपिनियन देखा, हमने ज़्यादा और देशों का ओपिनियन नहीं देखा. Because there was minimal presence from Southeast Asia, Latin America, South Asia except Nepal and Bhutan. बिल्कुल correct है. Option C is correct. What was one of the criticism of the Raisina dialogue mentioned in the passage? The dialogue was too focused on decline of freedoms within India. इसके ऊपर तो इससे तो steered in कर गए ना, बच के निकल गए, इससे तो बात ही नहीं करी इसके बारे में, steered out कर गए. The dialogue included too many non-governmental civil society. एब्सेंस थी नॉन गवर्नमेंटल सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसकी वजह से हमने किसी भी देश में जो डेमोक्रेसी की फ्रीडम की बात की जा रही है उसके ऊपर चर्चा नहीं की. द डायलॉग डिड नॉट इनवाइट रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम रशिया एंड चाइना. बिल्कुल करेक्ट है. इस बात को बोला कि बैलेंस नहीं था, जो भी बातचीत हुई वो बैलेंस नहीं थी, क्योंकि आपने रशिया और चाइना को ब्लेम तो कर दिया, बट वो लोग तो अपना पक्ष रखने के लिए मौजूद नहीं थे वहां पे, तो आपने बैलेंस कैसे किया? ठीक है, सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. There are a bit nice shops in the town center. अब हम बोलना चाह रहे हैं कि कुछ अच्छी दुकानें हैं, इससे थोड़ी बेहतर दुकानें हैं टाउन सेंटर में. तो a bit nice shops की बजाय हम क्या बोलेंगे? far nicer shops. far nicer यानी कि इससे बेहतर अच्छी दुकानें हैं. सो a bit nice की बजाय क्या आ जाएगा? far nicer. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कंपैरिजन कर रहे हैं ना, सो nicer. Would you have been so kind as to close the window? अब would you have been past continuous form में आ रहा है, to close the window अभी के लिए बोल रहे हैं, तो would you have been नहीं आएगा, क्या आएगा? would you be so kind as to close the window, कि क्या आप थोड़े काइंड होके ये विंडो बंद कर सकते हैं? जैसे आप बस में जा रहे हो तो आप किसी को बोल देते हैं ना कि यार हवा आ रही है, आप प्लीज विंडो बंद कर दो, तो would you be so kind as to close the window? Option B is correct. Mrs. Verma refused the second helping of the ice cream. अब second helping of मतलब क्या हो गया कि जो आप एक सिंगल सर्विंग में आइसक्रीम ले रहे हैं, सिंगल सर्विंग में कोई क्वांटिटी अमाउंट ले रहे हैं, उसको बोला जाता है. यानी कि हेल्पिंग मतलब आप एक काइंड ऑफ समझ लो सर्विंग की बात कर रहे हो. ठीक है, तो उन्होंने दूसरी बार आइसक्रीम खाने से मना कर दिया. दूसरी बार उन्हें आइसक्रीम नहीं चाहिए थी उनको. जैसे हम किसी को ऑफर करते हैं ना कि आप और लेंगे, तो उन्हें दूसरी बार के लिए मना कर दिया. ठीक है, तो हेल्पिंग बिल्कुल करेक्ट है. बाकी ग्रामेटिकली सारा पैसेज, सारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन सी, नो एरर इज करेक्ट. She said to me, I saw this old man long ago. उसने मुझसे कहा कि मैंने इस आदमी को बहुत समय पहले देखा था. ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा? She said to me, she told me that. I की बजाय क्या आ जाएगा? she, क्योंकि यहाँ पे सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा? she saw. she had seen. saw का क्या बन जाएगा? had seen. this old man की बजाय क्या बन जाएगा? that old man. long ago. अगो का क्या बन जाएगा? लॉन्ग बिफोर. ठीक है, सो क्या करना है? शी सेड टू मी शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग अगो. अगो नहीं आएगा. शी टोल्ड मी दैट शी हैड सीन दैट ओल्ड मैन लॉन्ग बिफोर. ऑप्शन बी इज करेक्ट. प्राइमरी मतलब बेसिक, जो प्राथमिक होता है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी. सो ऑप्शन ए, सेकेंडरी इज करेक्ट. इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली. एक्टिव मतलब जो अभी भी कार्यरत है, सक्रिय है. एप्लीकेबल यानी कि जो यहाँ पे लागू होता है. सो ऑप्शन ए, सेकेंडरी इज करेक्ट. हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज. किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो एक्सपोर्ट नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टेड. क्या होगा? एक्सपोर्टेड. हैंडीक्राफ्ट्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू सेवरल यूरोपियन कंट्रीज. एक्सपोर्ट की बजाय क्या आ जाएगा? एक्सपोर्टेड. गेट अप फ्रॉम योर प्लेस स्लो एंड टर्न अराउंड. आप किसी को बोल रहे धीरे से उठो, तो आप क्या बोलते हो? स्लोली यू गेट अप.
यानी कि गेट अप स्लोली। अगर आप किसी को बोल रहे हो आराम से धीरे धीरे करो, कोई जैसे मान लो किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर, तो आप क्या बोलोगे, यू हैव टू गेट अप स्लोली, ना कि स्लो। यू हैव टू गेट अप स्लो नहीं होगा, यू हैव टू गेट अप स्लोली। क्या होगा, स्लोली, क्योंकि स्लोली एडवर्ब है और हमें एडवर्ब की जरूरत है, तो ly, स्लोली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब देखो आज के इस पैराजंबल के क्वेश्चन को ना हम मीनिंग बाद में समझाते हूँ, पहले हम देखते हैं कि समझना कैसे है। ठीक है, इम्प्रेस्ड विद जेन्स पेशेंस विद एनिमल। जेन्स पेशेंस, जेन के पेशेंस से, तो जेन कौन है, नो आइडिया, क्वेश्चन मार्क है अभी, यानी कि ए फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। ही, अगेन ही जो है एक प्रोनाउन है, हमें नहीं पता कि प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल किया गया, पहले नाउन आएगा तभी प्रोनाउन आएगा, तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, चोज हर फॉर द मिशन। अब इन 1957 शी, अगेन प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो शी प्रोनाउन है, नाउन पहले आना चाहिए, बी भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, है भी नहीं। एज अ चाइल्ड शी, अगेन शी प्रोनाउन, तो सी स्टेटमेंट भी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, बच के ऑप्शन ए और बी, दोनों में ए फर्स्ट स्टेटमेंट है। जेन गुडॉल ग्रू अप इन इंग्लिश टाउन ऑफ बॉर्नमाउथ। ठीक है, कि जेन गुडॉल कोई व्यक्ति हैं, वो इंग्लिश बॉर्नमाउथ जगह के इंग्लिश शहर में वो पली बड़ी। ओके, डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। अब इम्प्रेस्ड विद जेन्स पेशेंस विद एनिमल, कि वो जेन के जो पेशेंस है जानवरों के साथ, उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए कोई व्यक्ति। ही चोज हर फॉर द मिशन टू अंडरस्टैंड चिंपैंजीज, तो इसलिए उन्होंने जेन को सिलेक्ट करा, अपना एक उनका मिशन था कि चिंपैंजीज को समझा जाए, उसके लिए उन्होंने जेन को सिलेक्ट करा। इन 1957 शी वेंट टू केन्या वेयर शी मेट ब्रिटिश पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट लुइस लीके। अब ये पता चल गया ही कौन है, लुइस लीके है। ठीक है, तो यानी कि बी स्टेटमेंट जो है ए स्टेटमेंट से पहले आएगी, बी ए से पहले आएगी, राइट। यहाँ पे भी बी ए से पहले है, यहाँ पे भी बी ए से पहले, चलो दोनों वैलिड है। बोल रहे हैं कि 1957 में वो केन्या गई, जहां पे उनको ब्रिटिश पैलियोएंथ्रोपोलॉजिस्ट यानी कि जानवर जो इंसानों से मिलते जुलते जानवर है ना, उनकी स्टडी करते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई जिनका नाम था लुइस लीके। ठीक है, एज अ चाइल्ड शी वुड वेट फॉर आवर्स टू ऑब्जर्व अ चिकन लेइंग एन एग। जब वो छोटी थी तब वो घंटों इंतजार करती थी जानवरों का, जैसे कोई मुर्गी है वो अंडा देने वाली है तो उसका घंटों इंतजार करती थी उसको अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने के लिए। तो ये उनकी क्वालिटी बताई, जो उनका पेशेंस उनने एनिमल्स के लिए देखा, राइट। किसने, लुइस लीके ने। ए स्टेटमेंट में जो पेशेंस देखा वो कैसे पता चला कि वो घंटों चिकन के एग ले करने का इंतजार करती रहती थी, तो ये उनकी क्वालिटी है। जेन गुडॉल की क्या क्वालिटी है, वो सेकंड पे आ जाएगी। थर्ड पे आ जाएगा बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन किया गया लुइस लीके का और जिनका इस्तेमाल ए स्टेटमेंट में एज अ ही किया गया। तो अरेंजमेंट क्या बन गया, डी सी बी ए। डी सी बी ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। It was a lavish birthday party and I could see my friend eat like a horse। बोल रहे हैं कि वो बहुत ही शानदार, बहुत ही भव्य बर्थडे पार्टी थी और मैंने अपने दोस्त को ईट लाइक अ हॉर्स। अब ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज्यादा खाते हुए देखा वहां पे। ईटिंग एक्सेसिवली, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ईटिंग व्हाट हॉर्स ईट, जो घोड़ा खा रहा है वही आपने खाना है, ऐसा नहीं होता। ईटिंग डिफरेंटली, हार्डली ईटिंग, तो ऑप्शन ए ईटिंग एक्सेसिवली इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब रोमांच, जो आप करते हैं मनोरंजन के लिए, ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, बंजी जंपिंग करते हैं, वो क्या एडवेंचर है। बेनिफिट, किसी चीज का फायदा। एक्वायर, कुछ हासिल करना। और पथेटिक, पथेटिक मतलब बहुत ही दयनीय। सो पथेटिक की स्पेलिंग होते हैं PATHE। प थे, ए की मात्रा आएगी ना, पत्थै, तो ई से आएगा पथेटिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, जो जगह खाने के भंडारण के लिए इस्तेमाल की जाती है उसको बोल देते हैं लार्डर। क्या बोला जाता है, लार्डर। अलमीरा, जो अलमारी होती है, चाहे लकड़ी की हो चाहे लोहे की हो। बेकरी, बेकरी एक ऐसी जगह जहां पे केक्स वगैरह बनाए जाते हैं। वार्डरोब, कपड़े रखने की अलमारी। ठीक है, तो ऑप्शन बी लार्डर इज करेक्ट। पे हीट टू,
पेड हीड टू मतलब ध्यान से सुनना, रिपे ओल्ड डेट्स ऑनेस्टली पुराने कर्जे ईमानदारी से चुका देना, लिसन केयरफुली विद अटेंशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट कि बहुत ध्यान से किसी बात को सुनना। द कलर्ड क्लोथ शुड नॉट बी वॉश्ड विद द वाइट्स, तो आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि तुम्हें कलर्ड क्लोथ्स जो हैं वो वाइट कपड़ों के साथ में नहीं धोने चाहिए। क्या होता है, रंग चढ़ जाता है, हमारी वाइट शर्ट या टी शर्ट कुछ भी है वो फिर लाल नीली पीली कैसे भी बन जाती है, राइट, या फिर मल्टी कलर्ड भी बन जाती है। तो कलर्ड कपड़े आपको वाइट क्लोथ्स के साथ में नहीं धोने चाहिए। अब यू शुड नॉट वॉश द कलर्ड क्लोथ्स विद द वाइट्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बेयर का मतलब होता है बहुत फंडामेंटल बेसिक, ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होएगा, अर्थली मतलब जो जमीन से संबंधित हो, हिडन मतलब छुपा हुआ, होली मतलब धार्मिक, और बेसिक मतलब जो बिल्कुल बेसिक है, फंडामेंटल है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। द बुकिंग विल हैव बीन क्लोज्ड व्हेन यू रीच द थिएटर, जब तुम थिएटर पहुंचोगे तब बुकिंग बंद हो चुकी होगी। सो they had closed the booking when you reached the, they had नहीं, they will करेंगे जब आप, क्योंकि यहाँ पे will आ रहा है ना, तो जब तक आप पहुंचोगे तब तक वो क्लोज कर देंगे। they will close the booking when you reach the theater, ऑप्शन बी। अब have नहीं आया, they will close आया, तो have भी तो चाहिए हमें, सो ये इनकरेक्ट है। they would have नहीं आएगा, they will have closed the booking when you reach the theater, ऑप्शन डी इज करेक्ट। One day, a few hunters came into forest and took the lion with them. एक दिन कुछ हंटर शिकारी जो हैं वो जंगल में आए, वो एक लायन को पकड़ के ले गए अपने साथ। They tied him up, उन्होंने उसको बांध दिया, dash a tree, तो पेड़ के साथ में बांधा होगा तो with a tree होगा। The lion was dashed to get away and started to whimper, तो लायन क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था वहां से बच के भागने के, और started to whimper मतलब कि कुछ डर के मारे जो रोने की कराने की आवाज है ना वैसे निकालने लगा। डैश अ माउस वॉक पास एंड नोटिस द लायन इन ट्रबल, तभी वहां से एक चूहा जा रहा था और उसने देखा कि ये जो लायन है ये परेशान है, परेशानी में है। ही क्विकली रैन एंड डैश ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री, तो आपको पता है क्या हुआ, वो चूहा उसके पास गया, उसने सारी रस्सियां काट दी है ना, उसने सारी रस्सियां काट दी और लायन फ्री हो गया। बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू जंगल, फिर वो जंगल में भाग गए। So one day they tied him up, dash a tree, along a tree, over a tree, above a tree, against a tree, तो उनने पेड़ के साथ बांधा, ठीक है, against a tree, along मतलब किसी चीज के साथ साथ चलना, over मतलब उसके ऊपर, above मतलब उसके अगेन ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा, against the tree, ऑप्शन डी इज करेक्ट। The lion was dash टू गेट अवे, स्ट्रगल टू गेट अवे, स्ट्रगल्स टू या स्ट्रगलिंग टू, तो वो परेशान हो रहा था, जूझ रहा था, सो स्ट्रगलिंग टू, ऑप्शन सी इज करेक्ट। डैश अ माउस वॉक्ड पास्ट, फिर तभी क्या हुआ, नेवरथलेस, नेवरथलेस मतलब फिर भी, अब सून जल्द ही, ऑल्दो हालांकि, बट मतलब जब दो डिफरेंट कंटेक्स्ट हो ना कि ये तो कर रहे हैं लेकिन, वो किंतु वाला जो है वो बट आता है, तो यहाँ पे जल्द ही वहां से एक चूहा गुजराएगा, नेवरथलेस ऑल्दो बट यहाँ पे फिट नहीं बैठते। He quickly ran and dashed on the rope to set the lion free. Choose मतलब चबाना, नाउ मतलब कि किसी चीज को धीरे धीरे से दांतों से काटना, तो वो चूहे क्या करते हैं, कतरते हैं ना, काटते हैं चीजों को, तो नाउ इज करेक्ट। निबल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में खाना, और बिटन मतलब छोटा सा टुकड़ा काटना, बाइट लेना। सो यहाँ पे बिटन मतलब काटना किसी चीज को, तो नाउ इज करेक्ट। नाउड ऑन द रोप्स टू सेट द लायन फ्री। बोथ ऑफ देम देन डैश इनटू जंगल, तो सबसे पहले है स्पेड ऑफ। स्पेड ऑफ का मतलब होता है कि वो तेज से भाग गए, ठीक है, पास्ट की बात है तो स्पीड का क्या बन जाएगा, स्पेड, और ऑफ मतलब भाग जाना, अलग होना, तो यहाँ से वो उस जगह से जंगल की तरफ भाग गए, तेजी से भाग गए, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्पीड अवे, स्पीड अवे मतलब इंफॉर्मेटिव ये फॉर्म है, स्पीड ऑफ करना मतलब कि यहाँ पे ये स्पीड ऑफ इंफॉर्मेटिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे हमें पास्ट टेंस में इस्तेमाल करना जरूरी है, तो ये गलत हो जाता है। स्पेड्स
आउट, स्पेड्स कोई वर्ड नहीं होता। स्पीड अप मतलब तेजी से गति बढ़ाना, तो स्पीड अप भी यहाँ पर सही नहीं है। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए स्पेड ऑफ इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।